नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज मैं मानव तंत्र की डिटेल क्लास लेकर आया हूं और मानव तंत्र के अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम मानव तंत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मानव तंत्र के अंदर कौन कौन से तंत्र सम्मिलित होते हैं। तो इसमें उत्सर्जन तंत्र होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है और कंकाल तंत्र होता है। तो हम इनका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तंत्र के बारे में। ठीक है, तो तंत्र मिलकर किससे बना होता है? सबको पता है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो कोशिका से मिलकर बना होता है हमारा उत्तक। ठीक है, और उत्तक से मिलकर बनना होता है अंग, और विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का। ठीक है, और ये तंत्र मिलकर हमारा शरीर का निर्माण करते हैं या मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये सारे तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? मानव शरीर का। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन देखो, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। वे पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उनको बाहर निकालने का कार्य क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग कार्य करते हैं, जो कि उत्सर्जित करने में या उत्सर्जन में सहायक करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब बात करते हैं उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है सहायक उत्सर्जी अंग और दूसरा आता है मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। तो सहायक उत्सर्जी अंग में हम बात करते हैं सबसे पहले त्वचा, स्किन। त्वचा क्या करता है? पसीने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। देखो, पसीने के द्वारा, ठीक है, पसीने के द्वारा पदार्थों को क्या करेगा? अपशिष्ट पदार्थों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। फेफड़े क्या करेगा? CO2 के द्वारा पदार्थों को बाहर निकालेगा। जो आंत है, इसमें आंत किसकी बात हो रही है? बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत क्या करेगी? मल के द्वारा, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। और यकृत क्या करेगा? यूरिया का निर्माण करेगा। और यूरिया का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इनको ये बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो ये हो गया सहायक उत्सर्जी अंग। और मुख्य उत्सर्जी अंग में हम बात करते हैं वृक्क या किडनी। ठीक है, वृक्क या किडनी। अब देखो, किडनी क्या करती है? हमारा जो रक्त होता है ना, हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? पानी होता है, नमक होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल होता है, इसके अलावा ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये तो होते हैं लाभदायक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं जो कि हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो कि क्या होंगे आपके? एक तो हो गया यूरिया, अमोनिया, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। ठीक है, या यूरिक अम्ल। तो ये हो गए हमारे हानिकारक पदार्थ। ठीक है, लाभदायक पदार्थ कौन कौन से हो गए? पानी, नमक, अमोनिया, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। और हानिकारक पदार्थ क्या हो गया? यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। तो इनको क्या करना है? छानना पड़ेगा, इनको इनसे अलग करना पड़ेगा। तो छानने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? आपके किडनी के द्वारा होती है। ठीक है, आवश्यक पदार्थों को रखना है और इनको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये कार्य कौन करेगा? वृक्क या किडनी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखिए। आपको ये वृक्क धमनी दिखाई दे रही होगी और ये वृक्क शिरा। देखो, वृक्क धमनी क्या करती है कि शरीर के विभिन्न भागों से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या फिर जो अशुद्ध रक्त होता है, उनको वृक्क धमनी के द्वारा किडनी के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, तो किडनी के अंदर ये इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन इसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद, ठीक है, या छानने के बाद वृक्क शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वापस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें इनमें क्या क्या होता है। एक तो होता है वृक्क, जिनको किडनी बोलते हैं। किडनी की संख्या कितनी होती है? दो होती है। और एक होती है मूत्रवाहिनी, जो कि अपशिष्ट पदार्थ जो बना है ना, जो अपशिष्ट मूत्र का जो बना है इसके अंदर, किडनी के अंदर, उसको मूत्राशय में लाने का ये कार्य करेगी। फिर तीसरा भाग होता है मूत्राशय। यहाँ पर मूत्र पड़ा रहता है और मूत्र मार्ग के द्वारा इसको मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृक्क के बारे में, जो कि इसका पहला भाग होता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का पहला भाग क्या होगा आपके? वृक्क। वृक्क की संख्या कितनी होती है? दो। कितनी होगी भाई? दो। कौन कौन सी होती है भाई? राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये एक तो दाईं तरफ होता है और एक कहाँ होता है? बाईं तरफ होता है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त को छानना। इसका कार्य क्या होता है? रक्त को छानने का कार्य होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बता देता हूँ। जैसे बात करते हैं फेफड़े, तो फेफड़ों का कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण अर्थात इसमें रक्त में क्या मिलाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। और रक्त को छानने या फिल्टर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपके वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाएगा। ओके। और एक मैं आपको बता देता हूँ, हृदय। एक अंग होता है हृदय, जो कि रक्त को पंप करने का कार्य करेगा। रक्त को क्या करेगा? पंप करने का कार्य करेगा। तो रक्त से संबंधित तीन चीजें होती है, तो इसका पहले आप देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से अंग है और उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है ये आपके सामने एक किडनी का नामांकित चित्र बना हुआ है। तो ये आपके सामने जो केसरिया कलर की जो दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला भाग, ये एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है भाई? एड्रिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि का नाम क्या है भाई? एड्रिनल ग्रंथि। पूछा जा सकता है भाई एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो वृक्क या किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाएगी। अब बात करते हैं इसका जो आवरण है। ठीक है, किडनी के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, ठीक है, तो इस आवरण को कहा जाता है पेरिटोनियम। क्या कहा जाएगा भाई? पेरिटोनियम। किडनी के आवरण को क्या कहा जाएगा भाई? पेरिटोनियम कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाहरी भाग को क्या कहा जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है भाई बाहरी भाग, ये हल्का गुलाबी रंग का। तो इसका बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहेंगे भी? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला। आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? मेडुला। ये देखो, ये गहरे पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। और किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई ये आपको दिखाई दे रही है। तो किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक अंग कौन सा होता है? नेफ्रॉन। कौन सा हो जाएगा भाई? नेफ्रॉन हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं प्रवेश द्वार। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ ये क्या चीज है। ये है आपके वृक्क धमनी। ये आपके वृक्क धमनी। ये है वृक्क शिरा। ये है वृक्क शिरा। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये होता है मूत्र वाहिनी। ये कौन सा है भाई? मूत्र वाहिनी। ठीक है, तो वह भाग जहां पर वृक्क धमनी, वृक्क शिरा और मूत्र वाहिनी जिस भाग पर ये मिलती है ना, इस भाग को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। और इस प्रवेश द्वार को कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाएगा भाई? हाइलम। इस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाएगा? हाइलम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके टॉपिक प्रश्न है इस स्लाइड पर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किडनी का अध्ययन। तो किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाएगा भाई? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। और किडनी के विशेषज्ञ को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे भाई? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, किडनी के विशेषज्ञ को क्या कहा जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। एक रह गया आपके भार। तो इनका भार होता है, किडनी का भार होता है 140 ग्राम। ठीक है, कितना होता है भाई? 140 ग्राम इसका क्या होता है? भार होता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो, अब बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। देखो, नेफ्रॉन की क्या होता है? किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है। पूछा जा सकता है किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक किडनी में इसकी संख्या कितनी होती है? 10 लाख। कितनी होती है भाई? 10 लाख इसकी संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं किडनी के नेफ्रॉन के जो भाग है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है जो होता है बोमेन संपुट। ठीक है, बोमेन संपुट के अंदर कुछ नलिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस।
उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। वोमेन संपुट के अंदर कुछ नलिकाएं पाई जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है। देखो इसमें प्रोसेस क्या होती है एक बार हम समझ लेंगे कि वृक्कक धमनी, ठीक है, क्या होती है भाई, वृक्कक धमनी। ये वृक्कक धमनी क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को लेकर आएगी कहां पर, बोमेन संपुट वाले भाग में क्या करेगी, लेकर आएगी। ठीक है। और यहां पर इसका फिल्टर होगा। बोमेन संपुट के अंदर ही क्या होता है, रक्त का सबसे ज्यादा क्या होगा, मूत्र को छानने का या फिल्टर करने का कार्य होगा। ठीक है। और यहां से निकलेगी, तो यहां पर छानने का कार्य हो गया। तो शुद्ध रक्त जो होगा ना, वो वृक्कक शिरा के द्वारा, वृक्कक शिरा के माध्यम से, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई बोमेन संपुट जो कि इसका पहला भाग है, उसका कार्य क्या होता है, मूत्र को छानने का कार्य होगा। ठीक है। इसका कार्य क्या है, मूत्र को छानना। ठीक है। अब बात करते हैं वृक्कक नलिका। ये जो आपको नलिका रूपी जो संरचना दिखाई दे रही है ना आगे, तो ये आपके कौन सी होती है, वृक्कक नलिका होती है। अच्छे, इस वृक्कक नलिका की जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप दूसरा भाग, और तीसरा भाग होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो वृक्कक जो नलिका है उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, समीपस्थ, हेनले का लूप और दूरस्थ। तो इनका काम क्या होता है, मूत्र का पुनः अवशोषण करना। क्या करना भाई, मूत्र को पुनः अवशोषण करना, पुनः अवशोषण का कार्य होता है। अब देखो पुनः अवशोषण जरूरी क्यों है, देखो होता क्या है, हमारा जो रक्त है, ठीक है ना, यहाँ से तो शुद्ध होकर चला गया, लेकिन ये अशुद्ध रक्त अब आगे बढ़ेगा। लेकिन इस अशुद्ध रक्त के अंदर पानी की मात्रा होती है, कैल्शियम पोटेशियम जो उपयोगी पदार्थ है वो होते हैं, ठीक है ना, नमक की मात्रा होती है। तो इनको अवशोषित करना जरूरी है। ठीक है ना। तो इनको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, ये तीनों पर, ये जो तीनों इनके भाग होते हैं ना, पुनः अवशोषण का कार्य ये तीनों करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में, अवशोषण के बाद में, इस संग्रहण नलिका के माध्यम से रक्त को कहाँ भेजा जाएगा, या सॉरी मूत्र को कहाँ भेजा जाएगा, मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजा जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में यकृत का कैसे क्या काम होता है। देखो यकृत क्या करता है, यकृत निर्माण करता है अमोनिया का। यकृत किसका निर्माण करेगा, अमोनिया का निर्माण करता है। और अमोनिया जो कि ज्यादा जहरीला होता है, इसको ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। अमोनिया किस में चेंज किया जाता है, यूरिया में। और इस यूरिया को रक्त के अंदर डाला जाता है। ठीक है। यूरिया को कहाँ डाला जाता है, रक्त के अंदर डाला जाता है, ब्लड के अंदर डाला जाता है। और ये रक्त से ये कहाँ पहुंचाएगा भाई, वृक्कक धमनी के माध्यम से आपके किडनी के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर किडनी के अंदर आ गया। ठीक है। और किडनी इसको क्या करेगी, फिल्टर करेगी, और फिल्टर करने के बाद वृक्कक शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में इसको भेज दिया जाता है। ठीक है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, एक अंग, और वृक्कक शिरा क्या करेगी, शरीर के विभिन्न भागों में इसको भेज देगी। अगर आपसे पूछे अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, यकृत। अब अमोनिया क्या होता है, विषैला अधिक होता है। ठीक है। अमोनिया क्या होता है, अधिक विषैला होता है। और इस अधिक विषैले को, ठीक है, कम विषैला में चेंज किया जाता है। ठीक है। अधिक विषैला को कम विषैला में, इसको विषैला में चेंज किया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो वृक्कक धमनी होती है, ठीक है, उसमें बहने वाला जो रक्त होता है ना, वो होता है अपशिष्ट पदार्थ युक्त। कौन सा होता है भाई, अपशिष्ट पदार्थ युक्त क्या होता है, रक्त होता है। और वृक्कक शिरा में बहने वाला जो रक्त होता है वो होता है साफ रक्त या शुद्ध रक्त। ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्कक धमनी में बहने वाला रक्त कौन सा होगा, अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त होगा। और वृक्कक शिरा में बहने वाला कौन सा रक्त होगा, साफ रक्त होगा। ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो, देखो पहला हमने वृक्कक पढ़ लिया, किडनी के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं मूत्रवाहिनी के बारे में। अब देखो मूत्रवाहिनी, ये किडनी के बारे में चर्चा हो गई जिसमें हमने नेफ्रॉन वगैरह की चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं मूत्रवाहिनी। देखो मूत्रवाहिनी का कार्य क्या होता है कि किडनी के अंदर जो मूत्र बना है ना, उसको मूत्राशय में लाना, बस यही काम होता है। ठीक है। तो इसका काम क्या हो जाएगा, मूत्र को किडनी से, मूत्र को किडनी या वृक्कक से
मूत्राशय में लाना, मूत्राशय में लाना। और ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। कौन सी मांसपेशियों की बनी होती है भाई? चिकनी मांसपेशियों से बनी होगी, और इसकी लंबाई होगी 25 से 30 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगला भाग है तीसरा, मूत्राशय। देखो मूत्राशय, आपको पता है मूत्र का आशय मतलब मूत्र का घर और मूत्र का पड़ा रहना। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मूत्र को इकट्ठा करना। मूत्र को क्या करेगा? इकट्ठा करने का कार्य करेगा। मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य कौन करेगा? मूत्राशय। और कितना मूत्र इकट्ठा होता है भाई? ये होता है 400 से 600 ml। ठीक है, ये अनुमानित है, ठीक है ना, ये संख्या चेंज भी हो सकती है। 400 से 600 ml लगभग ये मूत्र इकट्ठा होता रहता है। लास्ट भाग है इसका, मूत्र मार्ग। देखो मूत्र मार्ग इसका कार्य क्या हो जाएगा? मूत्र को बाहर निकालने का कार्य। ठीक है, मूत्र को बाहर निकालने या त्यागने का कार्य कौन करेगा? मूत्र मार्ग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुषों में यह लिंग से जुड़ा होगा। ठीक है, लिंग से जुड़ा। पुरुषों में क्या होगा भाई? लिंग से जुड़ा होगा। और स्त्रियों में, जो फीमेल्स में क्या होता है? योनि के जस्ट ऊपर होता है। योनि के ऊपर ये आपके मूत्र मार्ग पाया जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं यूरिन के बारे में। देखो यूरिन क्या होता है? सबसे पहले यूरिन के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रतिदिन जो हम मूत्र का जो निष्कासन करते हैं ना, वो होता है 1.5 लीटर। कितना होता है भाई? 1.5 लीटर लगभग मूत्र का निष्कासन किया जाता है। मूत्र का पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पीएच होता है 6, जो कि क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका पीएच कितना होता है? 6 होता है, और जो कि क्या होता है? अम्लीय होता है। और मूत्र का जो पीला रंग है वो होता है यूरोक्रोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र का पीला रंग होता है। और मूत्र के अंदर जो गंध होती है ना, वो अमोनिया के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? अमोनिया के कारण मूत्र के अंदर क्या मिलेगी? आपको गंध मिलेगी। अब बात करते हैं मूत्र के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है। तो जल की मात्रा होती है 95%। कितनी होती है? 95% होती है। एक मिनट, कितनी होती है भाई? 95% जल की मात्रा होती है। अब बात कर लेते हैं यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया की मात्रा होती है 2.7%, और यूरिक एसिड की मात्रा होती है 0.4%। ठीक है, तो ये थोड़ा डाटा आप याद रखना, पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो, अब बात करते हैं किडनी से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। देखो भी किडनी से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला रोग है यूरेमिया रोग। देखो यूरेमिया रोग के अंदर क्या होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एन यूरिया का अर्थ क्या होता है? यूरिया की मात्रा कम हो जाती है। तो एन यूरिया में क्या होता है? यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इस रोग में। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा है गठिया रोग। गठिया रोग क्या होता है? कि हमारे जो जॉइंट है, ठीक है, जो जोड़ होता है ना, यहाँ पर एक जॉइंट हो गया, एक पैर का जॉइंट हो गया इधर। तो इन जॉइंट में क्या होता है? यूरिक अम्ल का हमारे जो जॉइंट होते हैं ना, उसमें यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल जमा हो जाता है? यूरिक अम्ल जमा होने के कारण कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है। अब बात कर लेते हैं वृक्क शोथ या नेफ्रिटिस के बारे में। तो नेफ्रॉन, जो हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं ना, ठीक है, या फिर जिनको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं, या फिर हमारी जो किडनी है जिसको अपन बोलते हैं गुर्दे, तो इनमें क्या हो जाते हैं? इनमें होता है सूजन। ठीक है, नेफ्रॉन और गुर्दे में सूजन किस रोग के कारण होता है? वृक्क शोथ। और यूरिथ्राइटिस रोग में होता है मूत्र मार्ग में सूजन। किसमें होता है भाई? मूत्र मार्ग में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। तो इन रोगों के बारे में आप एक बार चर्चा कर लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। आगे और देखते हैं डाई यूरेटिक रोग। देखो डाई यूरेटिक रोग के अंदर क्या होता है? अ, देखो डाई यूरेटिक रोग में क्या होगा? मूत्र अधिक आना। ठीक है, मूत्र क्या होगा? अधिक आएगा। मूत्र का अधिक आना, बार बार मूत्र आता है ना, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? डाई यूरेटिक रोग हो सकता है। और ये डाई यूरेटिक जो रोग है वो किस किस कारण से हो सकता है? चाय, कॉफ़ी, ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल, जो दारू वगैरह होता है, अगर उनका सेवन अगर आप ज़्यादा करते हो,
अगर इनका सेवन क्या करोगे आप, ज़्यादा करोगे, तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, ये हार्मोन क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये हार्मोन क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, और आपको कौन सा रोग हो सकता है, डाईयूरेटिक रोग हो सकता है। अब बात करते हैं मधुमेह रोग के बारे में, ठीक है। तो मधुमेह रोग होता है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई तो कौन सा रोग हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है। अब अगला है किडनी फेल। देखो किडनी का मेन काम क्या होता है, रक्त को छानना, ठीक है। रक्त को क्या करना है, छानना। अगर ये छानने में असमर्थ हो, रक्त को छानने में असमर्थ हो, तो कौन सा रोग हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा पथरी, पथरी किससे बना होता है, किडनी स्टोन। देखो किडनी स्टोन बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के द्वारा। किससे बना होता है भाई, कैल्शियम ऑक्जिलेट। पथरी जो होती है ना वो किससे बनी होती है भाई, कैल्शियम ऑक्जिलेट के द्वारा बनी होती है, ठीक है। और पथरी का जो ऑपरेशन किया जाता है ना उसे हम कहते हैं लिथोट्रोपी। क्या कहेंगे भाई, लिथोट्रोपी। देखो इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है, एक बार आप इनको लिख लो, नोट्स बना लो इनके, या फिर इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं वृक्क धमनी, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी, इन तीनों के बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं क्या होता है इनमें। देखो पहले मैं इसका डायग्राम का एक चित्र बना दे, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इनका नाम लिख दूं। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको क्या बोलेंगे, बोमेन संपुट। और ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। देखो चलो, वृक्क धमनी। देखो वृक्क धमनी क्या करती है, ये क्या करेगी, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आना, किडनी के अंदर लेकर आना या नेफ्रॉन के अंदर लेकर आना। तो वृक्क धमनी का कार्य क्या होगा, शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को किडनी में लाना, ठीक है, किडनी या गुर्दे में लाना। इसका मेन काम यही है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्क धमनी क्या होता है। तो वृक्क धमनी क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट जो रक्त है उसको विभिन्न अंगों से किडनी के अंदर लाने का। और वृक्क धमनी आगे किस में चेंज होती है, अभिवाही धमनी में चेंज होती है। और अभिवाही धमनी का कार्य अगर आपसे पूछे तो ये क्या करेगा, देखो ये अभिवाही धमनी है, ये अभिवाही धमनी क्या करती है कि रक्त को, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर लाना। अभिवाही धमनी का कार्य क्या होगा, रक्त को ग्लोमेरुलस में लाना, ठीक है, इसका एक ही काम रहेगा। और अपवाही धमनी का कार्य क्या होगा, रक्त को ग्लोमेरुलस से बाहर लाना, ठीक है, ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाना, ठीक है। तो इनके काम आप देख लो एक बार, और कैसे क्या काम होता है, ये कुछ की पॉइंट है, मैंने आपको ऐसे बताया। हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है हमारा डायलाइसिस। देखो डायलाइसिस क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से मूत्र को छानना। अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप कृत्रिम तरीके से क्या करोगे, मूत्र को छानोगे। तो कृत्रिम तरीके से रक्त को छानना, कृत्रिम तरीके से रक्त को छानने का कार्य कौन करेगा भाई, डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कि किडनी का जो फर्स्ट प्रत्यारोपण है, सफल प्रत्यारोपण है या किडनी ट्रांसप्लांट है, वो किसके द्वारा की गई। तो वो की गई जोसेफ मुरे के द्वारा। किसके द्वारा की गई, जोसेफ मुर्रे के द्वारा की गई। और ये कब की गई, ये किया गया आपके 1 मार्च 1954 को। ये कब किया गया भाई, 1 मार्च 1954 को किया गया। ये थोड़ा सा याद रखना भाई, ठीक है। अब चलते हैं। देखो नाइट्रोजन अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं ना, उनको अलग अलग प्रकार, अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से निकालते हैं, तो उनके हिसाब से उनको नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमोनोटोलिक,
ठीक है, क्या लिखा है, अमोनोटेलिक, सॉरी। तो अमोनोटेलिक क्या होता है कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जीव क्या कहलाएंगे, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और इनको पानी की आवश्यकता क्या होगी, अधिक। ठीक है, इनको पानी की आवश्यकता क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी। और ये विषैले होंगे, बिल्कुल होंगे। ये कैसे होंगे भाई, ज्यादा विषैले होंगे। अब इनके उदाहरण ले लेते हैं। तो पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो पानी के अंदर क्या पाया जाता है, आपके कौन सा जीव होता है, एक तो मछली होता है, इसके अलावा समुद्री जीव, जितने भी समुद्री जीव है, ठीक है, मोस्टली। तो इनमें आपको क्या मिलेगा, समुद्री जीव या जलीय जीव, इनको मैं जलीय जीव लिख देता हूं एक बार, ठीक है, जलीय जीव। तो वे जीव क्या कहलाएंगे आपके, अमोनोटेलिक। दूसरा बात करते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जो किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का। ठीक है, यूरियोटेलिक किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। और इसका स्तनधारी उदाहरण होगा, जैसे जितने भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है, स्तनधारी में कौन कौन होता है, मानव है, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये सारे आपके स्तनधारी होते हैं। तो ये सारे क्या करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, जो हमने अभी पढ़ लिया था पहले ही। तीसरा आता है यूरिकोटेलिक। तो ये यूरिकोटेलिक है ना, जो जीव, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, किसका उत्सर्जन करेंगे भाई, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। अब बात करते हैं, ये विषैला होंगे, होंगे लेकिन कम विषैला होंगे। ठीक है, ये विषैला कैसे होंगे भाई, कम विषैले होंगे। और इनके उदाहरण के अंदर एक तो आता है एविज वर्ग। एविज वर्ग के अंदर आपको पक्षी वगैरह मिलेगा। और एक आता है सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग, ठीक है, सरीसृप के अंदर आपके मगरमच्छ आ जाएगा, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला लेते हैं अमोनोटेलिक। वे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करेंगे, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, अमोनोटेलिक कहलाएंगे। अब अमोनोटेलिक के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, मोलस्का संघ के, जितने भी मोलस्का संघ के प्राणी हैं, कौन कौन से, सीपी, घोंगा, यूनियो, ठीक है, ये सारे जो जीव है वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके, अमीनोटेलिक जीव। तो हमने 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, वापस देख लो भाई, कौन कौन से, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, इसके बाद में तीसरा है यूरिकोटेलिक जो कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, और चौथा है अमीनोटेलिक जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। अब बात कर लेते हैं पादपों में उत्सर्जन, ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखो पादपों में भी उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो होती है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो उपापचय क्रियाएं हैं वो जंतु से धीमी होती है। वो जंतु से क्या होगी, धीमी। देखो इसको समझो, जंतु से धीमी क्यों होगी, क्योंकि जंतुओं के अंदर तो अलग से अंग पाया जाता है, लेकिन पादपों के अंदर अलग से कोई भी उत्सर्जन अंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये प्रोटीन उपापचय की क्रिया, अब मैं आपको इनके सब पॉइंट बना कर लाया हूँ। प्रोटीन उपापचय की क्रिया से किसका निर्माण होगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट। किसका निर्माण होगा भाई, नाइट्रोजन अपशिष्ट। और आपको पता है भाई नाइट्रोजन है उसका यूज किस में किया जाता है, प्रोटीन निर्माण में। ठीक है, तो इससे वापस किसका निर्माण हो जाएगा भाई, प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, मुख्य उपापचय के बारे में बात करें तो मुख्य उपापचय होता है कार्बोहाइड्रेट। मुख्य उपापचय कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो कि कम विषैला होता है, जो कि कम विषैला या कम हानिकारक होता है। अगर प्रोटीन से अगर इसकी तुलना करें तो प्रोटीन ज्यादा हानिकारक है और कार्बोहाइड्रेट इससे कम हानिकारक होगा। और मुख्य उपापचय यही है, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में पौधे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। बात कर लेते हैं रंध्र के बारे में। रंध्र क्या करते हैं, पत्ती की जो सतह होती है ना उसके ऊपर आपको छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, O2 और CO2 का, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त जल है, देखो अतिरिक्त जो जल है उसको
बाहर निकालने में कार्य करेगा या निष्कासन में काम करेगा। ठीक है, पौधों के अंदर जो अतिरिक्त जल जो बनता है ना, उसको बाहर निकालने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, रंध्र के द्वारा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिक्तिका। देखो रिक्तिका क्या करती है कि कार्बनिक जो अम्ल है, ठीक है, कार्बनिक कार्बनिक अम्ल का क्या करना, संग्रहण करना। आपने देखा होगा कि जैसे नींबू नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, ये सारे खट्टेपन जो होता है, इनमें जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है कि उनकी जो रिक्तिकाएं होती है, ठीक है, कोशिका की संरचना जब आप देखोगे ना, तब आप उसमें रिक्तिका देखोगे। तो रिक्तिका इनके अंदर जो रिक्तिका होती है ना, उनमें कार्बनिक अम्ल जमा हो जाते हैं, जिस कारण से उनमें खट्टापन पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं रवे या क्रिस्टल्स। तो ये रवे या क्रिस्टल किस में मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे जैसे पत्ती पत्ती हो गया या तना हो गया, ठीक है, इनकी जो सेल है, इनकी जो सेल या कोशिका के अंदर आपको रवे मिलेंगे या रवि क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।